हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। दिस इज बलिया एंड मैं आप लोगों को करा रही थी रिसर्च एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अब हम उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट बिटवीन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे ताकि आपका 6B जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है वो कवर अप हो जाए। So difference between probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling क्या होती है? Method of the sampling which gives the probability that the sample is representative of population। की जो आपका मेथड है सैम्पलिंग करने का, जब आप रिसर्च में सैम्पलिंग करते हैं तो वो आपको पॉसिबिलिटी देती है सैंपल की कि आप अपनी पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने सैंपल में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप मतलब किसी भी तरह का आपको आइडिया नहीं है प्रोबेबिलिटी का, द मेथड ऑफ सैम्पलिंग उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज जनरली यूज्ड इन फंडामेंटल रिसर्च, जो कि हमारे प्योर रिसर्च भी हम कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम जनरली जब हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं उसके अंदर यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो पर्पस होता है अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना होता है, हमें रिजल्ट निकालने होते हैं अपने। जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो उसका असल रीजन क्या होता है? इट इज जनरली यूज्ड इन एक्शन रिसर्च, जहां पर आपको फॉरन आपको एक एक्शन रिसर्च करनी है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना होता है, वहां पर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, जहां पे आपको स्टडी करनी पड़ती है आपको क्लास किसी भी जनरलाइजेशन पर्पस के बिना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रेफर करता है सैंपल को एज वेल एज पॉपुलेशन को, दोनों को आपको रेफर करता है, लेकिन यहाँ पर आपको पॉपुलेशन का कोई आइडिया नहीं होता नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। Probability sampling में every individual of the population has equal probability to be taken into the sample। हर सैंपल में जो आप सैंपल लेते हैं उस सैंपल के अंदर जो आपका पॉपुलेशन है उसमें इक्वल चांस होता है सबको लेने का। लेकिन जब आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं उसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, उसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि सबकी चांस आने के चांसेस होते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये पॉसिबिलिटी है कि सबका एक इक्वल चांस होता है कि सबको एक मौका मिलेगा पॉपुलेशन में। इट मे बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो भी आपको रिप्रेजेंट करती है पूरी पॉपुलेशन को, लेकिन यहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑब्जर्वेशन डाटा जो इसके अंदर हम यूज करते हैं वो इन्फ्रेंशियल पर्पज से यूज करते हैं, तो ऑब्जर्वेशंस आर नॉट यूज फॉर जनरलाइजेशन पर्पज, लेकिन इसके अंदर आपके ऑब्जर्वेशंस को यूज नहीं किया जाता। इसको हम कहीं ना कहीं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जबकि जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसके अंदर हम नॉन पैरामेट्रिक और नॉन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। तो ये तो एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन, इससे पुरानी वीडियोस में मैं सब इसका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एन इन्वेस्टिगेटर स्टडीड द सेंसस डाटा। अगर एक इन्वेस्टिगेटर स्टडी करता है सेंसस डाटा कोई गिवन एरिया पे और उसके ऊपर एक राइटअप बनाता है, तो उस राइटअप को आप क्या कहेंगे? रिसर्च पेपर कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे, थीसिस कहेंगे या फिर रिसर्च रिपोर्ट कहेंगे? उस चीज को जब एक सेंसस डाटा के बेसिस पे जब कोई एक राइटअप बनाता है उसको हम आर्टिकल कहते हैं, उसे हम रिसर्च पेपर नहीं कहते, ना ही हम उसको थीसिस कहते हैं, ना ही हम उसको रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। A study in which direct perception of an incident or object made is, वो कौन सी स्टडी है जिसका आप डायरेक्टली परसेप्शन चेक करते हो? नेचुरलिस्टिक रिसर्च है, प्रैक्टिशनर रिसर्च है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है या फिर हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है? तो जो हमारी फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होती है जिसका अंदर हम परसेप्शंस लेते हैं लोगों का, तो इसके लिए इसका आंसर हमारा हो जाता है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू सैम्पलिंग, इनमें से कौन सी अप्रोच है सैम्पलिंग की जो कि सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट दिखाई दे रही है जब कोई रिसर्चर विश करता है अपने सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए, दैट विल सस्टेन मोर एक्यूरेट जनरलाइजेशन, कि जिसमें उसको एक बहुत एक्यूरेट जनरलाइजेशन मिल जाएगी जेंडर के बारे में, उनकी एथनिक डिफरेंसेस के बारे में, स्कोर्स के बारे में जो उसने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट उसके ऊपर किए होंगे। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इंसिडेंटल सैम्पलिंग या फिर एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग, ये सारी सैम्पलिंग मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में सब डिटेल में करा चुकी हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ रिवीजन बेसिस के हैं कि जब एक प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगी तो उसके अंदर जो आपका रिसर्चर होगा जिसने सैंपल बनाए हैं वो ये सब चीजें इजिली निकाल सकता है, इजिली देख सकता है। Which one of the following is the major advantage of conducting a related literature review? जब आप रिसर्च करते हैं, आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसका क्या एडवांटेज है? क्वेश्चन है कि उसका एडवांटेज क्या है। इट प्लेसेस द स्टडी इन अ हिस्टोरिकल एंड एसोसिएशन पर्सपेक्टिव, या फिर इट आइडेंटिफाइज वेरिएबल्स एंड टूल्स ऑफ रिसर्च। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो तो वो आपको कहाँ हेल्प करता है? वो आपको इंकरेज करता है किसी भी अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च में, या फिर वो प्रोवाइड करता है आपको एक आइडिया रिसर्च डिजाइन का।
तो जो इसका मोर एक्यूरेट आंसर है, अप्रोप्रिएट आंसर है, वो यही है कि जब आप कोई भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आपको कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए अपने रिसर्च में, कौन कौन से टूल्स ऐसे होंगे जिसके आपको रिसर्च में जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैंपल विच इज इजिली अवेलेबल, वो कौन सा सैंपल है जो आपको बहुत इजिली अवेलेबल मिल जाएगा? रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड सैंपल, इंसिडेंटल सैंपल या फिर कोटा सैंपल? तो हमारा इंसिडेंटल सैंपल जो आपको अचानक मिल जाता है, इंसिडेंटली मिल सकता है, वो आपको इजिली अवेलेबल होता है। वन ऑफ द सोर्सेज फॉर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट सोर्स आपके लिए कौन सा होगा इनमें से? रिसर्चर सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, एजुकेशनल एरिया जो कि इग्नोर किए गए हैं, दोनों ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? देखिए इनमें से सोर्स क्या है रिसर्च प्रॉब्लम का? जब आप कोई भी रिसर्च करने जाते हैं, जब आप रिसर्चर से सजेशंस लेते हैं कि भाई हम किस टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, वो, या फिर जो एजुकेशनल वो वाले एरियाज जो कि इग्नोर कर दिए गए हैं, आप उन टॉपिक्स को अपने रिसर्च के लिए ले सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो इसलिए दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। सो ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश कि मैं नेक्स्ट आपके लिए बहुत अच्छा लेसन लेकर आऊँ। मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।